जय हिंद साथियों। आप सभी का अत्यंत एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर स्वागत है। शिक्षण के उद्देश्यों पर अलग से एक वीडियो में मेरे द्वारा बहुत विस्तार से चर्चा की गई थी और वहां पर हमने शिक्षण के उद्देश्यों पे हमने जहां चर्चा की थी वहां पे बीएस ब्लूम का जो मॉडल था, बीएस ब्लूम की जो त्रिध्रुवी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की एक प्रक्रिया जो मानी थी, और उसके बाद हमने जो व्यवहार के तीन पक्षों का पूरा विश्लेषण हमने वहां पढ़ा। वो शिक्षण उद्देश्यों का वर्गीकरण बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेरा आज का जो टॉपिक है आरसीईएम वर्गीकरण शिक्षण उद्देश्यों का, उसी का एक विस्तार है। और ये विद्यार्थियों ने मुझे इसलिए कहा है इस बात को कि जब बच्चे कहीं विस्तार से जानना चाहते हैं, किसी टॉपिक के अंदर घुस करके जानना चाहते हैं, तो फिर मुझे खुद को बड़ा अच्छा लगता है कि कई बच्चों में जानने की जिज्ञासा है। और आप देखेंगे कई बार प्रश्न जो है वो प्रश्न कई बार इस विस्तृत जो सिलेबस होता है, जो डायरेक्ट लिखा नहीं होता है, उस विस्तृत में से कई बार सवाल खींच के आते हैं और वहां बच्चों को फिर आवश्यकता महसूस होती है कि काश हमने ज्यादा पढ़ा होता, काश हमने विस्तार दिया होता। तो ब्लूम की वर्गीकी, जिसको अभी हम जस्ट अभी चर्चा करेंगे, ब्लूम की वर्गीकी में से निकल करके ये आरसीईएम वर्गीकरण आएगा। मैं आपको अलग अलग खंडों में ये आरसीईएम वर्गीकरण है, रॉबर्ट मेगर का वर्गीकरण है, मिलर का वर्गीकरण है, ये एक कुछ अलग पार्ट है। इसके बारे में मैं अलग अलग वीडियोस में मैं आपसे चर्चा करने वाला हूं। फिलहाल यहां पर हम आरसीएम वर्गीकरण की बात करेंगे और आरसीएम वर्गीकरण को देखने से पहले, स्टार्ट करने से पहले, मैं थोड़ी सी आपकी एक स्मृति जो है, आपका ज्ञान जो है उसको कनेक्ट करूंगा। और सबसे पहले हम याद उठाएंगे बी एस ब्लूम की। आपको याद है कि बी एस ब्लूम ने, आपको याद है कि बी एस ब्लूम ने, मैं सारी सारी चीजों को एक बार रिमाइंड कर देता हूं। बी एस ब्लूम ने एक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का त्रिध्रुवी मॉडल दिया था और उस त्रिध्रुवी मॉडल में प्रथम ध्रुव पर उद्देश्यों को रखा था, दूसरे ध्रुव पर अधिगम अनुभवों को रखा, अधिगम अनुभवों को, और तीसरे ध्रुव पर मूल्यांकन को रखा था। आपको बहुत अच्छे से इसको मैं पढ़ा चुका हूं पृथक से एक वीडियो में, क्योंकि ये उसी का विस्तार है। जब आप उसे एक बार रिमाइंड करेंगे, और हमने वहां पर इस बात को की थी कि किसी भी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को, मैं इसको लिख देता हूं, ये शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का त्रिध्रुवी मॉडल था। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का त्रिध्रुवीय मॉडल, त्रिध्रुवीय, ट्राइपोलर, त्रिध्रुवीय मॉडल। और आपको याद है वहां पर इस बात को हमने विस्तार से कहा कि कोई शिक्षण अधिगम प्रक्रिया बिना उद्देश्यों के निर्धारण के संचालित नहीं हो सकती है। उद्देश्य जो होते हैं वो एक दिशा देते हैं आपकी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को, और बिना उद्देश्य के निर्धारण के संपूर्ण शिक्षण अधिगम प्रक्रिया ठीक उस नाव की तरह होती है जिसको कोई अपने गंतव्य का पता नहीं होता है। तो बिना दिशा के वो चलती रहती है, कोई लक्ष्य उसको प्राप्त नहीं करना होता है। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए अधिगम अनुभव प्रदान किए जाते हैं, ये दूसरा ध्रुव था। और इन अधिगम अनुभवों के माध्यम से इन उद्देश्यों को प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है। और सबसे अंत में मूल्यांकन एक ऐसी प्रक्रिया होती है जो ये जांच करती है, जो ये तय करती है कि इन उद्देश्यों को कितना प्राप्त किया गया। तो ये बात हमने विस्तार से हमने की है, आपको बहुत अच्छे से पता है। तो वहां पर इन उद्देश्यों को जब मैंने परिभाषित किया, इन उद्देश्यों को विस्तार से जहां पर मैंने पढ़ाया है, वहां पर आपने देखा उद्देश्यों के भी हमने दो प्रकार देखे थे, शैक्षिक उद्देश्य और शिक्षण उद्देश्य, जो विस्तृत होते हैं, जो संकीर्ण होते हैं, जो कक्षा कक्ष में शिक्षण के तत्काल बाद प्राप्त कर लिए जाते हैं, शिक्षण उद्देश्य। और वहां पर विस्तार से हमने इन सारी बातों को समझा है। लेकिन मैं अब यहां पर आपसे कनेक्ट करूंगा। आपको बहुत अच्छे से याद है कि बी एस ब्लूम ने और उसके सहयोगियों ने व्यवहार के तीन पक्ष, वो भी मैं तीन पक्ष आपको एक बार याद दिला देता हूं कि ये तीन पक्ष, चूंकि आरसीईएम वर्गीकरण में ये सारी बातें हमको कनेक्ट करनी है। तो सबसे पहला पहला संज्ञानात्मक पक्ष था, संज्ञानात्मक पक्ष। दूसरा, तीसरा, तो ये भावात्मक पक्ष था, और ये क्रियात्मक पक्ष था, साइकोमोटर डोमेन।
ये कॉग्निटिव डोमेन था, ये अफेक्टिव डोमेन था और ये साइकोमोटर डोमेन था। और हमने इस बात को कहा था कि संज्ञानात्मक पक्ष वो पक्ष होता है जिसका संबंध बौद्धिक क्षमताओं से होता है, मानसिक शक्तियों के विकास से होता है। भावात्मक पक्ष वो होता है जिसका संबंध भावनाओं से, संवेगों से, दृष्टिकोण से, अभिप्रेरणाओं से होता है, रुचियों से होता है। और क्रियात्मक पक्ष वो होता है जिसका संबंध गतिक व्यवहार से होता है, आपके अंदर कौशलों के विकास से होता है। तो ये इन तीनों पक्षों के सापेक्ष फिर हमने कुछ इनके अंदर उद्देश्य निर्धारित किए थे, शिक्षण उद्देश्य। तो आरसीईएम वर्गीकरण की बात हमारी प्रारंभ होगी। अब यहां से हमारी बात कनेक्ट होगी जो संज्ञानात्मक पक्ष के उद्देश्य थे, भावात्मक पक्ष के उद्देश्य, क्रियात्मक। आपको याद है संज्ञानात्मक पक्ष के उद्देश्य मैंने आपको ज्ञान, अवबोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन। भावात्मक पक्ष के उद्देश्य मैंने आपको बताया आग्रहण, अनुक्रिया, अनुमूल्यन, संप्रत्ययीकरण, संगठन, चारित्रीकरण। और क्रियात्मक पक्ष के मैंने आपको बताई थी कि उद्दीपन यानी कि अनुकरण, उसके बाद कार्य करना, मैनिपुलेशन, उसके बाद परिशुद्धता, नियंत्रण, उसके बाद संयोजन, उसके बाद स्वाभाविकरण और सबसे अंत में हैबिट फॉर्मेशन, आदत निर्माण। तो ये जो सारे के सारे उद्देश्य वो आप इनको वीडियोस में आप देख सकते हैं जो मैंने इनको विस्तार से पढ़ा रखा है। प्रत्येक पक्ष के अलग अलग विस्तार से मैंने चर्चाएं की है। लेकिन सवाल ये था कि ये जो वर्गीकरण था, ये वर्गीकरण ब्लूम की जो टैक्सोनॉमी, जिसे हम शब्द देते हैं ब्लूम की टैक्सोनॉमी, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी, और मैंने आपको वहां अच्छे से टैक्सोनॉमी मैंने आपको बताया था कि ये जैविकी का शब्द है, जैविक वर्गीकरण के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला शब्द है, जैविक वर्गीकरण के लिए। तो इन शिक्षण उद्देश्यों के वर्गीकरण के पीछे बीएस ब्लूम और उसके सहयोगियों का मंतव्य क्या था, यह वर्गीकरण क्यों किया गया था? इसके तीन प्रमुख कारण थे। शिक्षण उद्देश्य जब आपके सामने होंगे, वो उन शिक्षण उद्देश्यों को प्राप्त करने का प्रयास एक शिक्षक के द्वारा किया जाएगा, क्योंकि उद्देश्य प्राप्त करने का उत्तरदायित्व शिक्षक पे होता है। तो वो उद्देश्य प्राप्त करेगा, बच्चों के व्यवहारगत परिवर्तन को देखेगा, और व्यवहार में परिवर्तन हो जाएगा तो यह मान लिया जाएगा कि वो शिक्षण उद्देश्य प्राप्त हो गया है। तो तीन कारण से ये वर्गीकरण जो था, वो तीन प्रमुख कारणों से ये इंपॉर्टेंट था। सबसे पहला था पाठ्यक्रम का विकास करने के लिए, पाठ्यक्रम का विकास करने के लिए। दूसरा कारण था अधिगम स्तर सुधारने के लिए, अधिगम स्तर सुधारना, ये इसका दूसरा उद्देश्य था इस वर्गीकरण का। और तीसरा उद्देश्य था अधिगम स्तर सुधारने के बाद मूल्यांकन की समस्याओं को दूर करना। तो हम जब मूल्यांकन करेंगे तो बालकों के व्यवहारगत परिवर्तन से इस बात को तय करेंगे कि उद्देश्य प्राप्त हुआ, उसके आधार पर मूल्यांकन होगा। उदाहरण के लिए अगर एक बालक परिभाषा दे देता है किसी भी अवधारणा की, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, हिंदी, सारे विषयों में हम किसी भी अवधारणा से जुड़े, विषय की बात नहीं है, कॉमन पार्ट है, कॉमन टॉपिक है ये। तो एक बालक अगर परिभाषा दे देता है तो ये मान लिया जाता है कि उसने ज्ञान के अंतर्गत, संज्ञानात्मक पक्ष के अंतर्गत ज्ञान का उद्देश्य प्राप्त कर लिया है। अगर परिभाषा दे लेकिन व्याख्या नहीं कर पाता है, इसका मतलब केवल ज्ञान का उद्देश्य पूरा है। लेकिन वो व्याख्या भी कर देता है, उदाहरण दे देता है, जैसे मैंने वहां क्रियाएं अच्छे से बता रखी हैं, तो ये मान लिया जाएगा कि उसने अवबोध का भी उद्देश्य प्राप्त कर लिया है। तो हम जब मूल्यांकन करेंगे तो एक बालक सिर्फ परिभाषा दे पाता है, व्याख्या नहीं कर पाता है, तो अर्थ यह है कि ज्ञान का उद्देश्य प्राप्त कर लिया है, अवबोध का उद्देश्य प्राप्त नहीं किया। ये मूल्यांकन से निकल के रिजल्ट आएगा। लेकिन उदाहरण दे दे, व्याख्या कर दे, तो फिर मानेंगे कि अवबोध का भी उद्देश्य प्राप्त हो गया और अकॉर्डिंगली आगे के सारे उद्देश्य। तो अब यहां पर आपको याद है, मैं एक चीज आपको कनेक्ट करूंगा। सबसे पहली बात की जो आरसीईएम वर्गीकरण जिसकी मैं बात कर रहा हूं, आरसीईएम वर्गीकरण, ये आरसीईएम वर्गीकरण का आधार ही बीएस ब्लूम का ये वर्गीकरण था। बीएस ब्लूम के शिक्षण उद्देश्यों के वर्गीकरण। सबसे पहले हम आरसीईएम का जाने, आरसीईएम है क्या, सबसे पहले इसको देख लें। आरसीईएम, आरसीईएम वर्गीकरण में आरसीईएम का मतलब क्या है? आर का मतलब है रीजनल, रीजनल, सी फॉर कॉलेज,
कॉलेज ऑफ कनेक्टिंग वर्ड है, ई फॉर एजुकेशन और एम फॉर मैसूर। मैसूर तो रीजनल कॉलेज ऑफ मैसूर कर्नाटक में है ये। तो रीजनल कॉलेज ऑफ मैसूर, जिसे अब वर्तमान में ध्यान रखो, वर्तमान में इसे RIEM जानते हैं। वर्तमान में ये RIEM है और RIEM में सिर्फ SC हटा है, कॉलेज हटा है। दिस इज रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन मैसूर। बाकी आई से इंस्टीट्यूट, सी से कॉलेज था, तो कॉलेज को हटा करके इंस्टीट्यूट गया, रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन मैसूर। तो इसने एक वर्गीकरण प्रस्तुत किया, रीजनल कॉलेज ऑफ मैसूर ने एक वर्गीकरण किया 1972 में। और डॉक्टर विद्वान थे डॉक्टर दवे, इन्होंने शिक्षण उद्देश्यों का वर्गीकरण किया और उस वर्गीकरण में आधार जो बनाया डॉक्टर दवे द्वारा वर्गीकरण किया गया। और डॉक्टर दवे ने शिक्षण उद्देश्यों का वर्गीकरण किया, इसका आधार बनाया BS ब्लूम का संज्ञानात्मक पक्ष। तो सबसे पहला प्रश्न हमारा उठेगा कि RCEM की फुल फॉर्म क्या है? रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन मैसूर है। इसने वर्गीकरण जो दिया उसमें आधार किसको माना, ये दूसरा प्रश्न है। तो BS ब्लूम की वर्ग की, जिसकी मैं अभी बात कर रहा था, BS ब्लूम की वर्गीकी को आधार माना और वर्गीकी में भी संज्ञानात्मक पक्ष को आधार माना। यह प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट उठता है कि RCEM वर्गीकरण में BS ब्लूम के किस पक्ष के उद्देश्यों के वर्गीकरण को संशोधित किया गया है। तो किस पक्ष के उद्देश्यों को संशोधित किया गया? केवल संज्ञानात्मक पक्ष के, BS ब्लूम के संज्ञानात्मक पक्ष के अभी उद्देश्यों को हम देखते हैं, अभी उसको हम देखेंगे। तो BS ब्लूम के संज्ञानात्मक पक्ष के उद्देश्यों को लिया गया और उसमें एक संशोधन किया गया। डॉक्टर दवे विद्वान थे, वर्ष 1972 था, आधार BS ब्लूम का यह वर्गीकरण था। और ध्यान रखो, चूंकि ये एक भारतीय इंस्टीट्यूट के द्वारा किया गया वर्गीकरण था, इसीलिए इसे भारतीय वर्गीकरण भी कहा जाता है। भारतीय वर्गीकरण। तो कभी भी अगर यह प्रश्न आता है कि शिक्षण उद्देश्यों का भारतीय वर्गीकरण कौन सा है, तो भारतीय वर्गीकरण RCEM रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन मैसूर के द्वारा दिया गया वर्गीकरण, जिसमें डॉक्टर दवे उसके विद्वान थे और उन्होंने वर्गीकरण दिया, आधार माना डॉक्टर BS ब्लूम के संज्ञानात्मक पक्ष के उद्देश्यों को। अब आप याद उठाएं, मैंने ये सारी बातें जो आपको याद कनेक्ट किया था कि BS ब्लूम शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, त्रिध्रुवी मॉडल, 3 पक्ष व्यवहार के, संज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक। संज्ञानात्मक पक्ष का अलग अलग उद्देश्य है, भावात्मक के अलग है, क्रियात्मक के अलग है। और ये जो वर्गीकरण किया, ये वर्गीकरण शिक्षकों को, विशेषज्ञों को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान पाठ्यक्रम का विकास करने में सहायता करता है, अधिगम स्तर सुधारने में सहायता करता है। ये वर्गीकरण के माध्यम से, वर्गीकरण इस दृष्टिकोण से बड़ा इंपॉर्टेंट था और मूल्यांकन की समस्याओं को दूर करता है। इस वर्गीकरण के आने के बाद आप देखिए, बीएड आप BSTC करते हो, तो बीएड BSTC में आप इन्हीं उद्देश्यों की प्राप्ति के आधार पर पाठ्य योजना का निर्माण करते हो। उस पाठ्य योजना में इन्हीं उद्देश्यों की प्राप्ति को आप लक्ष्य मान करके काम करते हो। तो ये जो काम था, ये इन शिक्षण उद्देश्यों का काम था। और RCEM वर्गीकरण, रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन मैसूर के इस वर्गीकरण को भारतीय वर्गीकरण कहा जाता है। 1972 में डॉक्टर दवे के द्वारा यह वर्गीकरण दिया गया और संज्ञानात्मक पक्ष को आधार बनाया गया। अब आप थोड़ा सा याद उठाएंगे कि डॉक्टर BS ब्लूम का, डॉक्टर दवे वाले उसकी वर्गीकरण को अभी हम देखेंगे। BS ब्लूम की जो टैक्सोनॉमी थी, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी आप देख रहे हैं, इस पर मैंने अभी आपको मुंह से बोला था 6 उद्देश्य थे। ज्ञान, ये सबसे निचला स्तर था, आपको याद है, सबसे निचला स्तर था ज्ञान का। ये पहला उद्देश्य था, ये दूसरा था, ये तीसरा था, ये चौथा था, ये पांचवा था और ये छठवां था। आपको याद है 6 उद्देश्य थे। सबसे निचला स्तर ज्ञान का था। डॉक्टर दवे ने जो वर्गीकरण दिया उसमें क्या संशोधन किया, इसको भी हम एक डायग्राम के माध्यम से देखेंगे। BS ब्लूम के वर्गीकरण में, संज्ञानात्मक पक्ष वर्गीकरण में सबसे निचले स्तर पर नॉलेज, ज्ञान है, उसके बाद अवबोध है, फिर अनुप्रयोग है, एप्लीकेशन, फिर विश्लेषण है, एनालिसिस, फिर संश्लेषण है, सिंथेसिस, फिर मूल्यांकन है, इवेल्युएशन।
मैंने वहां पर जब आपको ये वीडियोस बताए हैं, बीएस ब्लूम की वर्गीकी पे विस्तार से चर्चा की, वहां पे हमने ऐसे छोटे छोटे प्रश्न भी देखे थे कि ब्लूम के संज्ञानात्मक पक्ष में सबसे निचला स्तर का उद्देश्य कौन सा है, निम्न स्तर पे कौन सा उद्देश्य है, नॉलेज है, सबसे उच्च स्तर पे कौन सा उद्देश्य मूल्यांकन है, ये वहां पर हमने विस्तार से चर्चाएं की है। लेकिन ये जो 6 उद्देश्य जो थे, इन 6 उद्देश्यों को आरसीईएम वर्गीकरण में केवल 4 उपवर्गों में बांटा गया। जैसे यहां 6 उपवर्ग हैं, वहां पर 4 उपवर्ग लिए गए। 2018 की लेक्चरर सेकंड ग्रेड परीक्षा में भी यह प्रश्न आया था कि आरसीईएम वर्गीकरण में जो सृजनात्मक जो है उसमें कौन कौन से उद्देश्य शामिल हैं। तो अभी आप देखेंगे डायग्राम को, पहले यहां बीएस ब्लूम के से देखें, क्योंकि संज्ञानात्मक पक्ष को आधार माना है आरसीईएम वर्गीकरण में। तो ये जो 6 उद्देश्य थे, इन 6 उद्देश्यों में इसको लिया गया, इसको लिया गया, इसको लिया गया, यानी कि ज्ञान को, अवबोध को और अनुप्रयोग को लिया गया, और इन तीनों को मिलाकर के एक वर्ग बनाया गया। विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन, इन तीन को मिलाकर के एक उपवर्ग बनाया गया, यानी कि एक उद्देश्य माना गया, जिसे सृजनात्मकता नाम दिया गया, क्रिएटिविटी नाम दिया गया। और ध्यान रखें, इस वर्गीकरण में जो 6 उद्देश्य थे, इनकी जो क्रियाएं थी, जैसे ज्ञान मैंने लिखा रखा है आपको विस्तार से, ज्ञान में परिभाषा देना, पहचानना, प्रत्यास्मरण करना, वो सारी चीजें थी। अवबोध में अंतर करना, तुलना करना, संबंध स्थापित करना, उदाहरण देना, व्याख्या करना, वो बहुत सारी चीजें मैंने अनुप्रयोग में सब में मैंने आपको विस्तार से लिखा रखी हैं। तो ये जो 6 उद्देश्य थे, इनको 4 किया गया और एक नया वर्गीकरण दिया गया। वो नया वर्गीकरण ही आरसीईएम वर्गीकरण है। देखेंगे आप एक बार, आरसीईएम वर्गीकरण ज्ञान सबसे निचले स्तर पर है, जैसा वहां पर है बीएस ब्लूम के में। उसके ऊपर अवबोध है, ज्ञान प्राप्त करेगा, अवबोध पे आएगा, अवबोध का उद्देश्य प्राप्त करेगा, तभी अनुप्रयोग एप्लीकेशन का प्राप्त करेगा। और चौथा आप देख रहे हैं, यहां पर आपको विशेष तौर पर ध्यान देना है, ये जो चौथा है, ये चौथा, और आप एरो देख रहे हैं, इनके प्राप्त करने की दिशा को बताता है कि सबसे पहले ये उद्देश्य प्राप्त होगा। ये भी मैंने अनुक्रमिक रूप से बताया है कि निचला स्तर जब तक प्राप्त नहीं होगा, उद्देश्य निचला उद्देश्य प्राप्त नहीं होगा, तब तक उच्च स्तरीय उद्देश्य को प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो सबसे निचला स्तर ज्ञान, अवबोध, अनुप्रयोग, प्रयोग या अनुप्रयोग, एप्लीकेशन और सृजनात्मकता। तो अगला बनने वाला महत्वपूर्ण प्रश्न कि आरसीईएम वर्गीकरण कौन से सन में आया, किसने दिया, आरसीईएम का फुल नेम क्या है, ये सारी बातों के बाद बनने वाला पहला महत्वपूर्ण प्रश्न कि आरसीईएम वर्गीकरण में शिक्षण उद्देश्य कितने हैं। कितने वर्गीकरण किया? 4 हैं, ज्ञान, अवबोध, अनुप्रयोग और सृजनात्मकता, क्रिएटिविटी। आप देख रहे हैं, ज्ञान, अवबोध, कॉम्प्रिहेंशन, नॉलेज, कॉम्प्रिहेंशन, एप्लीकेशन और क्रिएटिविटी, सृजनात्मकता, ये आरसीईएम वर्गीकरण है। और इन 4 उद्देश्यों में 17 मानसिक क्रियाएं शामिल हैं। ये बनने वाला दूसरा अगला प्रश्न। तो मैं यहां पर एक थीम ब्लैक कैसे हो गई, आरसीईएम वर्गीकरण में कुल 4 उद्देश्य हैं। जैसा भी मैंने आपसे बात की, ज्ञान, नॉलेज, अवबोध, कॉम्प्रिहेंशन, अनुप्रयोग, एप्लीकेशन और सृजनात्मकता, क्रिएटिविटी। और 4 उद्देश्य हैं जिनके अंतर्गत कुल 17 मानसिक योग्यताएं, बनने वाला अन्य इंपोर्टेंट प्रश्न, 17 मानसिक योग्यताएं निर्धारित की गई हैं। तो ये अगला अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि पहला प्रश्न हो गया कि कुल कितने शिक्षण उद्देश्य आरसीईएम वर्गीकरण में है। तो 4 हैं। 4 में कौन कौन से हैं, कौन सा एक आरसीईएम के अनुसार एक शिक्षण उद्देश्य नहीं है। ज्ञान, अवबोध, अनुप्रयोग, सृजनात्मकता, इन चारों में से कोई सा एक नहीं होगा, वो नहीं है।
ये 4 याद होंगे तो हम उसको पहचानेंगे। अगली एक बात जो 2018 के सेकंड ग्रेड परीक्षा में प्रश्न आया था कि RCEM वर्गीकरण में ब्लूम के किन उद्देश्यों को शामिल किया गया है, और BS ब्लूम के वर्गीकरण में, और इस वर्गीकरण में आप देख रहे हैं कि निचले स्तर के तीनों समान हैं, ऊपर के स्तर के जो तीनों थे विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन, आप देख पा रहे हैं विश्लेषण, ये वाला विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन, इन तीनों को शामिल करके एक सृजनात्मकता वन उद्देश्य निर्धारित किया गया। तो कौन सा एक, यही प्रश्न था 2018 के सेकंड ग्रेड में कि कौन सा एक उद्देश्य उसमें नहीं है। सृजनात्मकता में विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन के अलावा जो चौथा कोई सा भी दिया जाएगा इनमें से वो नहीं है। और मुझे याद है शायद उसमें चौथा अनुप्रयोग था, अनुप्रयोग इसका पार्ट नहीं है, ये तीनों इसके सृजनात्मकता के अंदर आते हैं। तो यहां पर आप देखेंगे ज्ञान, अवबोध, अनुप्रयोग, और जो मैंने अभी कहा कि 17 मानसिक क्रियाएं निर्धारित की गई हैं, इन 17 मानसिक क्रियाओं को आप जब याद रखते हैं, और ये अलग अलग एक प्रश्न बनेगा, मैं स्लाइड पे लिख देता हूं, चलिए 17 मानसिक क्रियाएं निर्धारित की गई हैं, वो 17 मानसिक क्रियाएं कौन कौन सी हैं इसको एक बार ध्यान से देखेंगे। 27-53 का एक आपको फॉर्मूला याद रखना है, 27-53, ये महत्वपूर्ण प्रश्न बनेगा। और महत्वपूर्ण प्रश्न कैसे बनेगा, सबसे पहले जो सबसे पहला उद्देश्य है ज्ञान, ज्ञान के अंदर 2 मानसिक योग्यताएं रखी गई हैं, 2 मानसिक योग्यताएं, यानी कि मानसिक योग्यता यानी कि क्रियाएं, जो क्रिया सूचक कार्य जो थे, क्रिया सूचक कार्य, वहां पर मैंने जो लिखा है टेबल मैंने आपको बताई थी कि ज्ञान के अंदर परिभाषा देना, प्रत्यास्मरण करना, वो मानसिक योग्यता है, उनको मानसिक योग्यता शब्द दिया गया है। हमने वहां उस टेबल पे लिखा था क्रिया सूचक कार्य, यहां पर उसे शब्द दिया है मानसिक योग्यता है। उसका उसी का नाम होता है सीखने के प्रतिफल, भी उसी का नाम होता है, अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन भी उसी का नाम होता है। ये सारे जो शब्द हैं मैं अभी लिख दूंगा एक तरफ। तो 2 मानसिक योग्यताएं ज्ञान के अंतर्गत हैं, अवबोध में यानी कि कॉम्प्रिहेंशन में सबसे ज्यादा है, 7 मानसिक योग्यताएं हैं, 7 मैं लिख देता हूं, ये लिखने से शायद आप कंफ्यूजन, 7 मानसिक योग्यताएं हैं। अवबोध में अगला है अनुप्रयोग यानी कि एप्लीकेशन, अनुप्रयोग में 5 मानसिक योग्यताएं हैं, 5 मानसिक योग्यताएं हैं। ये 27-53 आपको दिख रहा है, 2 7 5 3 2 7 5, तो इसका मतलब सृजनात्मकता जो आएगा सबसे अंतिम वर्ग, उसमें 3 आएंगी, सृजनात्मकता में 3 है। कौन कौन सी है इसको हम अगली स्लाइडों पर देखेंगे। सृजनात्मकता में 3 मानसिक क्रियाएं, 3 मानसिक क्रियाएं। तो बनने वाला अगला बड़ा इंपोर्टेंट सवाल कि RCEM वर्गीकरण के ज्ञान उद्देश्य के अंतर्गत कितनी मानसिक क्रियाएं निर्धारित की गई हैं। उत्तर होगा 2 मानसिक क्रियाएं। RCEM वर्गीकरण के अंतर्गत अवबोध में कितनी मानसिक क्रियाएं निर्धारित की गई हैं। उत्तर होगा 7। RCEM वर्गीकरण में अनुप्रयोग में कितनी, 5। RCEM वर्गीकरण में सृजनात्मकता में कितनी, 3। और कौन कौन सी है इसको हम अगली स्लाइडों पे देखने वाले हैं। मैंने बड़े मन से ये टॉपिक आपको बनाया है इसलिए कि RCEM वर्गीकरण, बच्चे जब नाम सुनते हैं उनको ये पता ही नहीं होता कि RCEM वर्गीकरण है क्या। अरे RCEM वर्गीकरण शिक्षण उद्देश्यों का ही वर्गीकरण है, जैसा BS ब्लूम का आपने पढ़ा है, समझा है। मैंने शिक्षण उद्देश्यों पे जितने विस्तार से वीडियोस बनाए हैं शायद भारत के किसी भी एप्लीकेशन पे नहीं है, ये बहुत अच्छे से आपको पता है, मैंने बहुत अच्छे से इनको पढ़ाया है। तो RCEM वर्गीकरण BS ब्लूम के ही जो वर्गीकरण था उसमें संशोधन रूप है, और RCEM एक इंस्टीट्यूट का नाम है, उसने चूंकि ये वर्गीकरण दिया तो उसके नाम से इसे जाना जाता है। कौन कौन से सवाल इसमें से बन सकते हैं मैं आपको लगातार बताता जा रहा हूं। 27-53 और आप इनका योग करेंगे, योग इनका आएगा बराबर 17। 2 7 9 5 14 3 17, कुल 17 योग इनका आएगा। तो प्रश्न जो मैंने अभी बोला था कि कुल कितनी मानसिक योग्यताएं निर्धारित है, तो 17 मानसिक योग्यताएं निर्धारित है। अब ये 2 कौन कौन सी हैं, ये 7 कौन कौन सी हैं, ये 5 कौन कौन सी, ये 3 कौन कौन सी हैं, ये आप देखें। मैं स्लाइड मैंने इसीलिए तैयार की है जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो। जैसे 2 मानसिक योग्यताएं जो ज्ञान में है वो विज्ञान और प्रत्यास्मरण है। आप एक बार देखेंगे इन सब को विस्तार से एक बार देखिए।
और सबसे पहले पहले ज्ञान, ज्ञान के अंतर्गत जैसा हमने कहा दो मानसिक योग्यताएं हैं, दो मानसिक योग्यताएं हैं। ये सारी स्लाइड आपके नोट्स में जानी चाहिए। और कौन कौन सी होती हैं, कौन कौन से उद्देश्य निर्धारित किए ज्ञान के अंतर्गत, ज्ञान उद्देश्य के अंतर्गत कौन कौन सी क्रियाएं निर्धारित की, मानसिक योग्यता निर्धारित की, प्रत्यास्मरण और प्रत्याभिज्ञान। प्रत्यास्मरण यानी कि रिकॉल, बच्चा किसी चीज को स्मरण कर लेता है। आपने बच्चे को पढ़ा रखा है, मान लीजिए गणित की सपोज मैं बात करूं, गणित में आपने पढ़ा रखा है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है, बच्चा याद करके बता देता है कि 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, इसका मतलब वो रिकॉल कर रहा है। आप मान लीजिए सामाजिक विज्ञान में पूछते हैं कि भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, वो याद करके बता देता है, उसे याद है, उसे पढ़ा रखा है, वो रिकॉल करके बता देता है। इसका मतलब उसे आप हिंदी में पूछते हैं कि परिभाषा पूछते हैं, मान लीजिए कोई परिभाषा जो आपने उसको बता रखी है और आप उससे परिभाषा पूछते हैं कि स्वर किसे कहते हैं, व्यंजन किसे कहते हैं, या विज्ञान में कुछ पूछते हैं, वो परिभाषा बता देता है, याद करके किसी तथ्य को बता देता है, जो सूचना आपने उसको दे रखी है। रिकॉल होता है और रिकॉग्निशन होता है पहचानना, वो किसी आकृति को देख के पहचान जाता है। तो रिकॉल और रिकॉग्निशन में अंतर होता है। प्रत्यास्मरण और प्रत्याभिज्ञान, प्रत्यास्मरण में वो बच्चा याद करके बताता है और प्रत्याभिज्ञान में उससे केवल दिए गए में से पहचानना होता है। तो मैंने कई बार जैसे कहा, मैंने जब मूल्यांकन वाला खंड पढ़ाया है, मूल्यांकन वाले खंड में मैंने बताया है कि सुमेलित करने वाले प्रश्न, ध्यान से सुनना, सुमेलित करने वाले प्रश्न, सत्य असत्य वाले प्रश्न, ये सारे के सारे प्रश्न जो होते हैं सुमेलित करने वाले, 4 विकल्पों में से कोई सा विकल्प चयन करने वाले, यानी कि बहुविकल्पी प्रश्न, एमसीक्यूज, ये सारे के सारे प्रत्याभिज्ञान रिकॉग्निशन में आते हैं, क्योंकि आपको दिए में से पहचानना होता है जो दिए गए हैं। सत्य सत्य में से आपको पहचानना है कि सत्य के सत्य, वो टिक करना है। 4 विकल्पों में आपको टिक करना है कि कौन सा सही है। सुमेलित में आपको पहचानना है कि कौन किससे मिलेगा। ये सारे प्रत्याभिज्ञान है जहां पहचानने की क्रिया है। प्रत्यास्मरण, रिक्त स्थान भरना। भारत का सबसे बड़ा बांध डैश 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 है और अब आपको कोई विकल्प भी नहीं दिए गए हैं, फिर आपको याद उठाना है, फिर भरना है। ये रिकॉल है। तो रिकॉल में आपको याद करके और प्रत्याभिज्ञान में आपको पता, ये 2 मानसिक क्रियाएं। तो ज्ञान उद्देश्य के अंतर्गत तो 2 मानसिक क्रियाएं हैं, 2 मानसिक योग्यताएं हैं। मानसिक क्रियाएं, मानसिक योग्यताएं, मैंने कहा कई सारे शब्द हैं। अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन, मानसिक योग्यताएं, मानसिक क्रियाएं, अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन और सीखने के प्रतिफल। ध्यान रखो, ये सीखने के प्रतिफल है, ये आपको इंडिकेशन देते हैं, ये दक्षताएं हैं जो बच्चा प्राप्त करता है। तो प्रत्यास्मरण की दक्षता है, प्रत्याभिज्ञान की दक्षता है, मतलब ज्ञान का उद्देश्य पूरा है। तो ज्ञान के अंतर्गत 2 मानसिक योग्यताएं। अवबोध के अंदर ध्यान रखेंगे, क्योंकि परीक्षा में प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट एक और बनेगा कि निम्न में से कौन सी RCEM वर्गीकरण के अंतर्गत, कौन सी एक मानसिक योग्यता अवबोध के अंतर्गत नहीं आती है। तो कौन सी एक अवबोध के अंतर्गत नहीं आती है, ये 7 याद रखेंगे आप, जिसमें 7 मानसिक योग्यताएं हैं। 27-53 का नियम याद रखेंगे और वो 7 कौन सी हैं, ध्यान से आप देख लें। संबंध स्थापित करना, यानी कि संबंध जानना, स्थापित करना, रिलेशन, ये होता है। उदाहरण, एग्जाम्पल, अंतर करना, डिस्क्रिमिनेट, वर्गीकरण करना, क्लासिफाई, व्याख्या करना, इंटरप्रिटेशन, पुष्टि करना। और आप देखें, ये 5 तो आपने पहले पढ़ रखे हैं। संबंध देखना या संबंध स्थापित करना, उदाहरण देना, अंतर करना, वर्गीकरण करना, व्याख्या करना, ये तो मैंने आपको अवबोध में पहले से लिखा रखा है, ये आपको याद होंगी। उन 5 के अलावा 2 यहां पर आपको ध्यान रखना है। पुष्टि करना, वेरीफाई, सामान्यीकरण, जनरलाइजेशन करना, ये आपको याद रखनी है। और इनको मैंने विस्तार से वहां BS ब्लूम के में मैंने चर्चा आपसे बड़े विस्तार से की है, अलग अलग उदाहरणों के माध्यम से की है। तो ये 7 मानसिक योग्यताएं अवबोध में निर्धारित की गई, 2 ज्ञान के अंतर्गत, 7 अवबोध के अंतर्गत। RCEM वर्गीकरण की बात कर रहे हैं। अनुप्रयोग में 5 मानसिक योग्यताएं हैं, 5 मानसिक योग्यताएं। और ये 5 मानसिक योग्यताएं जो हैं, 5 क्रियाएं जो हैं, कौन कौन सी हैं? तर्क करना, रीजनिंग, परिकल्पना का प्रतिपादन। एक बच्चा परिकल्पना, हाइपोथेसिस बनाता है, फॉर्मुलेट हाइपोथेसिस,
बच्चा हाइपोथेसिस परिकल्पना बनाता है। परिकल्पना क्या होती है ये मैंने आपको बता दिया था। किसी भी निष्कर्ष को निकालने, किसी भी सिद्धांत की स्थापना करने से पहले जो विचार, कच्चा कच्चा जो विचार होता है, जो समाधान खोजने की प्रक्रिया की ओर ले जाने की प्रयास करते हैं, ऐसे कच्चे कच्चे समाधान जो होते हैं वो परिकल्पनाएं होते हैं। यानी कि समस्या के समाधान खोजने की दिशा में प्रारंभिक तौर पर बनाई गई अवधारणाएं, वो परिकल्पना हाइपोथेसिस होती है। तो बच्चा समस्या के समाधान में परिकल्पना का प्रतिपादन करता है, ये अवबोध का अनुप्रयोग का प्रतीक है। उस परिकल्पना के प्रतिपादन में मैंने ये तीन चीजें एक क्रम में हमेशा लिखाई हैं, आपको याद है। जब भी परिकल्पना का प्रतिपादन कहीं आएगा तो उसका अगला परीक्षण होगा और अगला निष्कर्षों की प्राप्ति होगी। परिकल्पना का प्रतिपादन करना, परिकल्पना का परीक्षण करना और निष्कर्ष निकालना या सिद्धांत की स्थापना करना, ये सारी की सारी तीन एक क्रम में आती हैं। और लास्ट है भविष्य कथन, ये चार हैं, ये पांच है भविष्य कथन मिलाकर के। तर्क करना, परिकल्पना का प्रतिपादन, परिकल्पना का परीक्षण और निष्कर्ष निकालना, इन्फर, ये एस्टैब्लिशमेंट ऑफ हाइपोथेसिस, इन्फर, और भविष्य कथन, प्रेडिक्शन। तो पांच मानसिक योग्यताएं अनुप्रयोग के एप्लीकेशन के अंतर्गत निर्धारित की गई, 2, 7, 5 और लास्ट में 3। और ये लास्ट है आपका सृजनात्मकता। और सृजनात्मकता में 3 मानसिक योग्यताएं निर्धारित की गई, 3। और वो 3 मानसिक योग्यताएं थी विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। और यही प्रश्न तो था 2018 की सेकंड ग्रेड परीक्षा में कि सृजनात्मकता में निम्न में से कौन सी नहीं है। ये 3 होती हैं, ध्यान रखेंगे, ये 3 होती हैं, 3 के अलावा जो भी विकल्प में है वो नहीं है। तो विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन, इन 3 को, ये तीनों आपकी बीएस ब्लूम की थी। ये विश्लेषण चौथी थी, ज्ञान, अवबोध, अनुप्रयोग, ये 3 तो पहले से ही थे। चौथी विश्लेषण, 5वीं संश्लेषण, 6ठी मूल्यांकन। तो चौथी, 5वीं, 6ठी को मिलाकर के एक सृजनात्मकता वर्ग बनाया गया, ये सृजनात्मकता वर्ग है। तो कितने उपवर्ग हैं या कितने वर्ग हैं या कितने उद्देश्य हैं आरसीईएम में? उत्तर आएगा 4। ये 4 आप देखें, प्रश्न किसी भी भाषा में आ जाए, आप सारी भाषाओं को अच्छे से दिमाग में रखें कि आरसीईएम वर्गीकरण क्या है। आरसीईएम वर्गीकरण रीजनल कॉलेज, अब मैं सारी बातों का एक बार, फिर अभी सारी स्लाइडों को एक बार देख लेंगे, फिर मैं रिवीजन कर लूंगा। आरसीईएम वर्गीकरण क्या है? आरसीईएम वर्गीकरण रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन मैसूर के द्वारा दिया गया शिक्षण उद्देश्यों का एक वर्गीकरण है। 1972 में दिया गया, डॉक्टर दवे के द्वारा दिया गया, और इसका आधार बीएस ब्लूम का ही वर्गीकरण था। और उसके वर्गीकरण में से, उसकी टैक्सोनॉमी में से संज्ञानात्मक पक्षीय उद्देश्यों को लिया गया, वहां पे संशोधन किया गया संज्ञानात्मक पक्षीय उद्देश्यों पे। और वहां जो 6 उद्देश्य थे बीएस ब्लूम के, ज्ञान, अवबोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन, इन 6 उद्देश्यों में से नीचे के 3 यथावत रखे गए, ऊपर का चौथा, 5वां, 6वां मिला करके एक नया उपवर्ग बनाया गया। तो बीएस ब्लूम के में जहां 6 उपवर्ग हैं उद्देश्यों के, उसमें 4 उपवर्ग हैं या 4 उद्देश्य हैं। वो 4 उद्देश्यों के नाम एक बार स्लाइड का फटाफट रिवीजन कर लो और हम एक बार देख लेते, सारी चीज हमको रिमाइंड होती है। आरसीएम वर्गीकरण है, आपका सवाल इसमें से बाहर जा ही नहीं सकता है, गारंटी है, सवाल बाहर नहीं जा सकता है। तो शिक्षण उद्देश्यों का आरसीईएम वर्गीकरण है। और आरसीईएम वर्गीकरण, इसमें हमने बात की, थोड़ी सी चर्चाओं को हमने जोड़ा था, बीएस ब्लूम के त्रिध्रुवी मॉडल की बात की थी। उद्देश्य, अधिगम, अनुभव और मूल्यांकन, ये उद्देश्य ही सबसे बड़ी चीज थी। उद्देश्य पर मैंने विस्तार से चर्चा की। उद्देश्य को हमने कहा, ये शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का त्रिध्रुवी मॉडल, उद्देश्य को हमने कहा एक ऐसा लक्ष्य जिसको प्राप्त करना ही प्रक्रिया का अंतिम उद्देश्य है, उसी को प्राप्त करना है, और उसे प्राप्त करने के लिए अधिगम अनुभव प्रदान किए जाएंगे। मूल्यांकन इस बात की जांच करेगा कि ये उद्देश्य प्राप्त हुए कि नहीं हुए। और हमने वहां पर बात की थी कि बीएस ब्लूम ने जब अपनी वर्ग की टैक्सोनॉमी प्रस्तुत की, टैक्सोनॉमी वैसे जैविक वर्गीकरण के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द है, जैविक वर्गीकरण के लिए उन्होंने शिक्षण उद्देश्यों के वर्गीकरण के लिए शब्द का प्रयोग किया, जैविक वर्गीकरण, टैक्सोनॉमी शब्द को। और ये जो शिक्षण उद्देश्य जो निर्धारित किए, कई बार तो ये प्रश्न आ जाता है कि शिक्षण उद्देश्यों का वर्गीकरण का प्रमुख जो लाभ है या प्रमुख फायदा जो है या प्रमुख महत्व है वो क्या है? तो पाठ्यक्रम का विकास सही तरीके से होगा, क्योंकि आपको पता है कि बच्चे ने अच्छा अब इस उद्देश्य को प्राप्त कर लिया, अब इसको प्राप्त करना है, उसको प्राप्त कर लिया, फिर पता होता है कि अब इसको प्राप्त करना है। तो पाठ्यक्रम का क्रमिक विकास होता है, अधिगम स्तर बच्चे का सुधरता है,
मूल्यांकन की समस्याओं को दूर करता है, मूल्यांकन से सीधे जुड़ते हैं। शिक्षण उद्देश्य का ही संबंध होता है, मूल्यांकन से सीधा संबंध होता है, वो मूल्यांकन से होता है। तो ये जो तीन पक्ष थे, भाव, संज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक, इसमें संज्ञानात्मक को लिया आरसीएम वर्गीकरण है, इन दोनों में कोई संशोधन नहीं किया है। ध्यान रखें, संज्ञानात्मक पक्ष का वर्गीकरण आरसीईएम का मुख्य आधार था। इसके बारे में हमने देखे, आरसीएम रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन मैसूर, जिसे अब आरआईएम के रीजनल इंस्टीट्यूट के नाम से जानते हैं, और 1972 में डॉक्टर दवे ने किया। आधार बीएस ब्लूम का संज्ञानात्मक पक्ष लिया। संज्ञानात्मक पक्ष जो था बीएस ब्लूम का क्या था ये हमने देखा, और इसी में से तीन उद्देश्यों को यथावत रख के चौथे, पांचवें, छठवें को लेकर के एक सृजनात्मकता वर्ग बनाया। चार उद्देश्य होते हैं, आप देख रहे हैं आरसीएम अप्रोच में उद्देश्यों का वर्गीकरण, ज्ञान अवबोध, ये सारी की सारी चीजें आपकी बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। तो चार उद्देश्य हैं, यानी कि चार उद्देश्य हैं। उद्देश्य शब्द आ जाए, उपवर्ग शब्द आ जाए, वर्ग शब्द आ जाए, कुछ भी आ जाए, आरसीईएम में कितने उद्देश्य निर्धारित हैं? चार। उद्देश्यों के कितने उपवर्ग हैं? चार। और उनके अंतर्गत कुल मानसिक क्रियाएं, मानसिक योग्यताएं कितनी हैं? 17। ये आंसर रहेगा 17। और किसके अंतर्गत कौन कौन सी है ये आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। ये किस में कितनी कितनी है ये ध्यान रखेंगे, और कौन कौन सी है इसको आगे की स्लाइड से ध्यान रखेंगे। तो प्रत्यास्मरण, प्रत्याभिज्ञान ये ज्ञान के अंतर्गत है, और 7 अवबोध के कॉम्प्रिहेंशन के अंतर्गत है। संबंध, उदाहरण, अंतर, वर्गीकरण, व्याख्या, पुष्टि और सामान्यीकरण, ये 7, 1 2 1 2 3 4 5 6 और 7, ये 7 इसके अंतर्गत हैं, और ये 5 इसके अंतर्गत हैं। 1 2 3 4 और ये 5, और 3 इसके अंतर्गत हैं, 1 2 और 3। तो कुल मिलाकर के आरसी, रॉबर्ट मेगर को और मिलर को मैं अलग से वीडियो में पढ़ाऊंगा। आरसीईएम वर्गीकरण को आप देखिए, ये आपको आपके कई सारे सवालों का जवाब देगा। और ऐसे बच्चे जो विस्तार से पढ़ना चाहते हैं कुछ चीजों को, मुझे बड़ी खुशी होती है क्योंकि परीक्षाएं आपकी बिल्कुल नजदीक हैं, और परीक्षाएं नजदीक हो दूर हो फर्क इससे नहीं पड़ता है। फर्क इससे पड़ता है कि आप अपने अध्ययन को कितना विस्तार देकर के आप हर तथ्य से जुड़ी और कितनी सारी बातों को शामिल करके आप उसे विस्तार देते हो। आरसीएम वर्गीकरण इन्हीं शिक्षण उद्देश्यों में बीएस ब्लूम की टैक्सोनॉमी का एक विस्तार है, ये आपको अच्छे से समझना पड़ेगा। तो मैं समझता हूं विद्यार्थियों, ये आरसीएम को बहुत अच्छे से आप लोग समझोगे, देखोगे, इसको अच्छे से याद करके जाइएगा। परीक्षा में ये बहुत सारे तथ्य आपके काम आएंगे, परीक्षा में जुड़ेंगे। रॉबर्ट मिलर को मैं अगले वीडियो में मैं लेता हूं, और वहां से हमारी कई सारी चीजें हमारी जुड़ेंगी। सबको अपने नोट से शामिल कीजिए, अच्छे से आत्मविश्वास से परीक्षा को फेस कीजिए। जब आप अंदर ज्ञान आपके भरा होता है और उस पर आप बहुत ज्यादा दृढ़ होते हैं कि मुझे अच्छे से समझ में आ गया है, अच्छे से मुझे याद है, फिर आप परीक्षा में जिस आत्मविश्वास को लेकर के जाते हो, फिर वो अद्भुत होता है। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक और वीडियो में बनाता हूं जिसमें हम लोग रॉबर्ट मेगर और मिलर की हम लोग बात करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।